गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 9th ऑफ अक्टूबर। माय नेम इज जितेंद्र चौधरी और आज प्रेप पॉइंटर्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। तो फिजिक्स के नोबेल प्राइज के बारे में बात करेंगे। कल भी हम लोग ने नोबेल प्राइज के बारे में बात किया था और आने वाले कई दिनों में आपको अलग अलग नोबेल प्राइज के बारे में जानकारी मिलती रहेगी क्योंकि शुरू हो चुके हैं बेसिकली। तो इसके बारे में बात करेंगे फिजिक्स के बारे में आज। और उसके अलावा PSLV यानी कि जो इंडिया का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-37 है, उसने एंट्री की है अर्थ के अंदर। लेकिन ये कोई आम एंट्री नहीं है, बड़ी खास एंट्री है। इसके बारे में बात करेंगे। एक बिल्कुल ही जबरदस्त यहाँ पे चीज़ हुई है। उसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु से जुड़ा हुआ ये मामला है। बेसिकली वहाँ पे टीचर्स को कई महीने से सैलरी नहीं आई है, क्यों नहीं आई है और उसका हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उससे क्या रिलेशन, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बाथुकम्मा ये एक फेस्टिवल होता है जो कि यूजली तेलंगाना में मनाया जाता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से अच्छा टॉपिक है। उसके अलावा त्रोचमा एक डिसीज हुआ करता था पहले, लेकिन इंडिया से इसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बिहार में पड़ती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा एक नई रिसर्च से ये पता लगा है कि जो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट होते हैं जिसे हम लोग AGPP बोलते हैं, इनसे क्या नुकसान होता है हमारी बॉडी को। यानी कि जो हम लोग बर्गर खाते हैं, फ्राइज खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, उसके बारे में बात ये कर रहा है। चलिए, फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिल चुका है मिस्टर जॉन हॉपफील्ड को और जोफ्री हिंटन को मिला है भाई। ठीक है, वैसे दोनों अमेरिकन हैं, तो एक तो प्रॉपरली अमेरिकन है, दूसरे कैनेडियन यूके कैनेडियन है, अमेरिका में रहकर रिसर्च करते हैं। जनरल तौर पे आपको बता देता हूं कि इनकी रिसर्च बेसिकली किस बारे में थी। आज जब हम लोग मशीन लर्निंग की बात करते हैं, हम लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, राइट, ChatGPT और ये सब बातें हम लोग करते हैं। इसके पीछे की जो बेसिक साइंस है जिसे हम लोग न्यूरल लर्निंग कहते हैं कई बार, या न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, ये बेसिकली जो स्टार्ट हुई था ये 1980s में हुआ था। मिस्टर जॉन हॉपफील्ड, इन्होंने बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया, जिसे हम लोग हॉपफील्ड नेटवर्क भी कहते हैं। तो ये न्यूरल क्या है बेसिकली, अगर आप थोड़ा इसको समझें। देखिए, आजकल जब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं ना, ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? ये ह्यूमन ब्रेन के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली हमारा जो ब्रेन है ना, उसके अंदर ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। ठीक है, ये एक दूसरे के बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करते हैं, राइट, सिग्नल को रिसीव करते हैं, और इस तरह से हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं। ब्रेन के अंदर मिलियंस और बिलियंस की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, सिग्नल ऐसे भेजते रहते हैं इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू। इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है मिस्टर हॉपफील्ड ने अपना हॉपफील्ड नेटवर्क बनाया, जिसमें एक रिकरंट न्यूरल नेटवर्क बनाए गए। अच्छा, इस रिकरंट का मतलब क्या होता है? पहले क्या होता था ना, जब शुरुआत में रिसर्च करने लगे थे, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिर्फ यूनिडायरेक्शनल सिग्नल भेज सकता था, एक साइड में भेज सकता A to B। लेकिन जब रिसर्च थोड़ी एडवांस हुई ना, तो इन्होंने कहा भैया A to B नहीं, हम लोग B to C भी सिग्नल भेज सकते हैं। तो इसे हम लोग रिकरंट न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। मतलब आप मुझे सिग्नल भेज सकते हो, मैं आपको सिग्नल भेज सकता हूं। और ये किस बेसिस पे था? ये जो हमारे एटम्स होते हैं ना, उनके मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे था। तो कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, हर एटम का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका यूज करके जो है इन्होंने ये पैटर्न बनाए। तो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो बिटवीन डिफरेंट नोड्स। देखिए, कंप्यूटर की भाषा में इसको नोड्स बोलते हैं, हमारे ब्रेन या बायोलॉजी की भाषा में इसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। लेकिन दोनों बेसिकली एक ही तरह का यहाँ पे काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन की संख्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है हमारा ब्रेन। अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से आज के मॉडर्न समय में एडवांस होती चली जा रही है, तो आप देखना अगले 10-15 सालों में बेसिकली वो ब्रेन को ही पूरी तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये था। तो ये मैं 1980s की बात कर रहा हूँ, जो मिस्टर इन्होंने हॉपफील्ड ने बनाया था। फिर एडवांस थोड़ा सा जब इंस्ट्रूमेंट आने लगे, रिसर्च थोड़ा सा एडवांस होने लगी, तो मिस्टर जोफ्री हिंटन जो थे, इन्होंने भी इसी फील्ड में काम करना शुरू किया। इन्होंने एक मशीन बनाई जिसे हम लोग यूजुअली कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन बोलते हैं। इनकी जो रिसर्च थी ना, ये मिस्टर हॉपफील्ड की रिसर्च के ऊपर ही बेस्ड है बेसिकली काफी हद तक, और ये भी न्यूरल नेटवर्क के ऊपर ही काम करती है फॉर द कोग्निटिव टास्क। कोग्निटिव का मतलब समझते हो? सोचने की क्षमता, सोचने की कैपेसिटी। मतलब अब मशीनें सिर्फ कैलकुलेट नहीं करेंगी, अब मशीनें खुद डिसीजन भी ले सकती हैं अपने आप ही, अपनी गलतियों से सीख सकती हैं। इसे हम लोग डीप लर्निंग कहते हैं। अरे, एक मशीन ने 2 दिन पहले कोई टास्क किया, वहां पे उसने कुछ मिस्टेक्स की, सॉल्यूशन ढूंढा,
आज फिर से वो मशीन उसी टास्क को कर रही है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो मशीन क्या करती है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखती है और अपने फ्यूचर वाले डिसीजन को या सॉल्यूशन को और बेटर करती है, जैसे इंसान करते हैं। भाई आपने कोई गलती करी, आप उससे सीखते हो, आगे बढ़ते हो और इंप्रूवमेंट करते हैं। तो ये कॉग्निटिव लर्निंग जो एबिलिटी आई है वो भी बेसिकली यहीं से आती है। तो ये दो रिसर्च आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इंप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, इमेज रिकॉग्निशन, पैटर्न कंप्लीशन, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए मतलब ये जो रिसर्च यहाँ पे इन्होंने की थी जोफ्री ने, ये 2000 के आसपास की रिसर्च है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका जो आउटकम है उसको तुरंत नहीं मिलता है, उसकी जो रिकॉग्निशन है उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो सोच के देखे भाई, मतलब 1980s में उन्होंने डिस्कवरी की थी और 40 साल 45 साल के बाद उनको जो है उसका रिकॉग्निशन मिलता है। तो नोबेल प्राइज बाद में भी मिल जाता है जब उसकी रेलेवेंस जो है वो सामने आती है। एनीवेज चलिए, PSLV C37, PSLV जो 37 आता है, देखिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो व्हीकल का मतलब आप समझते ही हो ना, व्हीकल मतलब एक रॉकेट होता है। ये रॉकेट जो है वो क्या करता है, ये अपने साथ सैटेलाइट लेके जाता है। तो रॉकेट उनको लेके जाता है, एक ऑर्बिट में जाके इनको सेटअप करता है। इस रॉकेट का फिर बाद में क्या होता है, रॉकेट तो चला गया, सैटेलाइट भी चले गए, सैटेलाइट को ऑर्बिट में सेटअप कर दिया, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन रॉकेट का क्या, रॉकेट अब दो तीन चीजें हो सकती हैं। या तो रॉकेट वहीं ऑर्बिट में घूम रहा है, सालों साल तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक, 25-50 साल तक घूम ही रहा है। अगर रॉकेट ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा तो इससे क्या होगा, इससे डेब्री क्रिएट होगी, राइट, इससे कचरा क्रिएट होगा। तो स्पेस डेब्री एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इस डेब्री की वजह से नुकसान हो सकता है, वो डेब्री दूसरे सैटेलाइट से टकरा सकता है और उसको डैमेज कर सकता है, राइट। अब ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C37 था, ये हम लोगों ने 2017 के अंदर इसको लॉन्च किया था, बेसिकली 2017 के अंदर। और अपने साथ ये जो सैटेलाइट लेके गए थे उसे कार्टोसैट बोलते हैं। तो थोड़ा सा वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए हम लोगों ने वो भेजा था। लेकिन ये पिछले 5-6 सालों से, बेसिक 2017 से वहां पे घूम रहा था लगातार। अब हुआ ये है कि इस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का एक हिस्सा, जो अपर वाला पार्ट है, जो कि घूम रहा था वहां पे फालतू में, कोई काम नहीं है इसका, ये अभी अर्थ के ऊपर आया है, ठीक है। और ये कहां पे, या इधर देखिए अटलांटिक ओशन में कहीं जाके वो गिरा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर। जब ये आ रहा था अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री को इसरो और नासा दोनों ही इसकी ट्रेजेक्ट्री को मेजर कर रहे थे कि भाई ये कहां पे जाके लैंड करेगा, और इसने फाइनली वहां पे लैंड कर दिया है कल। तो इस वजह से थोड़ा सा न्यूज में था। तो एक तो ये सेफ लैंडिंग हो गई, मतलब किसी के घर पे नहीं गिरा है, किसी सिटी पे नहीं गिरा है, तो पहली बात तो वो सेफ। दूसरी बात है, इससे स्पेस का कचरा कम हो जाएगा। तो ये हमारी इसरो का बड़ा जबरदस्त एफर्ट है टू मिटिगेट द स्पेस डेब्री, और ये हमारा कमिटमेंट भी है। इसरो ये कहता है कि 2030 तक मेरे जितने भी मिशन होंगे वो सारे के सारे मिशन डेब्री फ्री होंगे। मतलब जो सैटेलाइट लेके, जो लॉन्च व्हीकल रॉकेट लेके जाएगा सैटेलाइट को, वो वापस धरती पे आ जाएगा, वहां पे कचरे के रूप में फालतू में नहीं घूमेगा। ये हमारा 23 का टारगेट है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है किसी इसरो का टारगेट है, ये पूरे वर्ल्ड का टारगेट है। तो इंटरनेशनल डेब्री मिटिगेशन जो गाइडलाइंस है वो यही कहती हैं कि भाई अगर कोई रॉकेट लेके जाता है ना सैटेलाइट को, तो विद इन 25 ईयर्स वो वापिस आना चाहिए। देखो उन्होंने 25 ईयर्स का टाइम दिया है, हम लोगों ने सिर्फ उसको 7 साल में ही हम लोग लेके आ गए। और इसरो ये कहता है कि आने वाले समय में इस टाइम पीरियड को हम लोग और भी कम करेंगे, 7 साल से इसको 5 साल करेंगे, फिर 3 साल करेंगे, ताकि कचरा कम से कम जो है वो स्पेस के अंदर रहे। ऐसा फिलहाल हमारा टारगेट है। तो जो 2017 में हम इसको लॉन्च किया था, तो कार्टोसैट 2D ये बेसिकली अपने साथ सैटेलाइट लेके गया था। सैटेलाइट वो आज भी वहां पे काम कर रहा है, लेकिन ये रॉकेट जो है वो नीचे आ गया है। ये जो PSLV 337 है ना, ये अपने आप में बहुत खास है। जब ये गया था ना 2017 में, अपने साथ 104 सैटेलाइट लेके गया था, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है बेसिकली। अब ये समझ लिए कि जो सैटेलाइट है ना, बड़े बड़े सैटेलाइट नहीं होते, ये क्यूब सेट्स रहते, छोटे छोटे क्यूब सेट्स, जैसे आपके हाथ में मोबाइल फोन है, जैसे थोड़े बड़े साइज के होते हैं, उनको लेके गया था। और ये अपने आप में आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बहुत सालों से ये वहां पे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर घूम रहा था। फिर बाद में जो एटमॉस्फेरिक ड्रैग की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से, वो धीरे धीरे नीचे आता रहता है ना। अर्थ मतलब पुल करती है ना ग्रेविटेशन, तो धीरे धीरे वो फिर नीचे आता रहता है, और फाइनली ये नीचे आके गिर गया है। फ्यूचर में क्या होगा,
जो इसरो का प्लान है, इसरो ये कहता है कि जो रॉकेट हम लोग लेके जाएंगे ना, इन रॉकेट के अंदर हम लोग एक एक्स्ट्रा मोटर फिट करेंगे, छोटी सी मोटर एक्स्ट्रा। तो जब ये सैटेलाइट को वहां पे जाके सेटअप कर देगा ऑर्बिट के अंदर, तो उस मोटर को हम लोग चालू करेंगे और वो मोटर इसको फिर अपने आप जो है अर्थ के ऊपर लेके आएगी। ऐसा फिलहाल इसरो का टारगेट है, इसको हम लोग जल्दी अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस डेब्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से आपने इसको थोड़ा ध्यान रखना है। समग्र शिक्षा अभियान, तो मामला ऐसा है कि भाई सरकार ने एक स्कीम निकाली थी, पीएम श्री, ठीक है, प्रधानमंत्री श्री। तो इसके अंदर होता क्या है, पीएम श्री के अंदर क्या होता है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर द राइजिंग इंडिया, 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें 14,500 स्कूल्स इंडिया में डेवलप करने हैं, या तो नए डेवलप करने हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है। अब क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसमें से 60% कॉस्ट सेंटर करता है, 40% जो है वो स्टेट्स करते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब मामला क्या है ना, ये जो पीएम श्री स्कीम है इसके तहत क्या होता है, जो स्कूल्स हैं उनको समग्र शिक्षा अभियान के अंडर में आना पड़ता है। समग्र शिक्षा अभियान जो है ना वो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि भाई जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको आप फॉलो करिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहता है कि जैसे आपकी इंग्लिश, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, और हिंदी, इन 3 लैंग्वेज को आपको अपने स्कूल में पढ़ाइए। तमिलनाडु कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो 2 लैंग्वेज सिस्टम को ही फॉलो करूंगा। तमिलनाडु के अंदर तमिल पढ़ाई जाती है और इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तीसरी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती है। अच्छा, वो हिंदी भी हो सकती है, वैसे तो कोई और भी हो सकती है, लेकिन फोकस यहाँ पे थोड़ा हिंदी पे ज्यादा रहता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई हिंदी को प्रमोट करना है। अब जो स्टेट इस बात को मान लेते हैं उनको तो सरकार की तरफ से फंडिंग मिल जाती है। जो नहीं मानते हैं, मतलब पीएम श्री स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं अपने स्टेट में, उनको समग्र शिक्षा अभियान के तहत में पेमेंट नहीं मिलती है। तमिलनाडु ने जो ये समग्र शिक्षा अभियान है या जो पीएम श्री है इसको नहीं माना है, उन्होंने कहा भी हम लोग इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 574 करोड़ रुपीस को होल्ड कर लिया, बिकॉज ये कंडीशन उन्होंने रख दी थी कि आप इसको मानिए तभी आपको पैसा मिलेगा। अब भाई जब तमिलनाडु सरकार को पैसा मिला ही नहीं तो स्टाफ को कैसे देंगे। तो इस समय जून के महीने से, मतलब आप समझ लिए कई महीने की सैलरी जो है वो पेंडिंग चल रही है, और वहां पे जो टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ है जो समग्र शिक्षा अभियान के अंडर में आया करते थे, वो अभी या तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर उन तमिलनाडु गवर्नमेंट को जो है पेटिशन दिया है कि भाई हमारी सैलरी दे दीजिए, गरीब आदमी है, हमारे घर भी चलाना होता है, बीवी बच्चे भी हमारे हैं, बीमारियां होती हैं, सो चीजें होती हैं। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पैसा आना था तमिलनाडु सरकार को वो नहीं आया है, बिकॉज तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में जो पीएम श्री स्कूल स्कीम है उसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। ये है पूरे का पूरा मामला जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दिल्ली ने, वेस्ट बंगाल ने और पंजाब ने भी नहीं किया है, उनको भी पैसा अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, आगे मिल सकता है। तो समग्र शिक्षा अभियान क्या है? समग्र शिक्षा अभियान 2018 में चलाया गया था। इससे पहले हमारे पास 2-3 स्कीमें और थी। सर्व शिक्षा अभियान था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था, एंड टीचर एजुकेशन। इन तीनों को मर्ज करके 2018 में समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया था, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें करनी है, एजुकेशन को इंप्रूव करना है, सोशल जो इनइक्वालिटी है उसको बेटर करना है, ऐसी ऐसी कुछ 2-4 चीजें थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस आर्टिकल में आपको पीएम श्री के बारे में पता होना चाहिए, समग्र शिक्षा अभियान के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। 3-4 छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपने कर लिया तो प्रीलिम्स में आपका आंसर आराम से ठीक हो सकता है। चलिए, बाथुकम्मा बेसिकली एक तेलंगाना में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, दशहरे के आसपास मनाया जाता है। लेकिन ये जो मैं सेलिब्रेशन की बात कर रहा हूँ ना, ये वहां नहीं मनाया गया, ये मनाया गया अमेरिका में। अमेरिका में ग्लोबल तेलंगाना एसोसिएशन है, ठीक है, तो उन्होंने बाथुकम्मा फेस्टिवल को अमेरिका में सेलिब्रेट किया है। ये यहाँ पे भी किया जाता है, वहां पे भी किया जा रहा है। इस बार पहली बार हुआ है, तो बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया वहां पे जबरदस्त तरीके से। तो बाथुकम्मा के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो बाथुकम्मा जो है वो एक वाइब्रेंट कलरफुल फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना बेस्ड है। तो जो तेलुगु पीपल हैं अमेरिका में, दे गैदर्ड टुगेदर एंड दे सेलिब्रेटेड दिस बेसिकली। ठीक है, बेसिकली ये मनाया कब जाता है? ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द मॉनसून। हालांकि मॉनसून इंडिया में जा चुकी है, लेकिन वहां पे अब सेलिब्रेट इसको किया गया है। दशहरे से पहले इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और
बेसिकली जो सीताफल है, ठीक है, वो यहाँ पे ज़्यादा चढ़ाया जाता है, फ्लावर्स फ्रूट्स वगैरह वो चढ़ाए जाते हैं। और एक फूलों का, फ्लावर्स का एक बहुत बढ़िया पैटर्न्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, यूजुअली कलरफुल या पिरामिड की शेप में वो सब बनाए जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा फ्लावर यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो उसे हम बोलते हैं गुणु का बोलते हैं। तो ये जो बोथुकम्मा है बेसिकली, मतलब जो 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 बेसिकली डाइटी जो डेटी है, जो डेटी सेलिब्रेट किया जाते हैं उसको गौरी डेटी भी कहते हैं। तो जो दुर्गा जी का अवतार मानी जाती है, उनका रूप मानी जाती है, ठीक है, बोडम्मा उनको बोलते हैं लोकल भाषा में, वो यहाँ पे बनाई जाती हैं, मड का यूज़ करके, मिट्टी विट्टी का यूज़ करके बनाई जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनको फूल चढ़ाए जाते हैं, फूड चढ़ाया जाता है। फिर बाद में उनको जो है वो किसी पॉन्ड में, वाटर के अंदर उनको इमर्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है वुमनहुड का फेस्टिवल है, नेचर का फेस्टिवल है, अच्छी हार्वेस्ट का फेस्टिवल है। मतलब ऐसे तो अमेरिका में लोग ये सब नहीं कर रहे हैं, हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं अपनी, उनको सेलिब्रेट वहाँ पे किया गया है। तो जो नए जनरेशन के बच्चे हैं बेसिकली अमेरिका में, ठीक है, वो भी अपने रूट से जुड़ सके, इसलिए वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। त्रोचमा, सबको बधाई हो, उनकी लोडिंग मुझे भी, सभी भारतीयों को बधाई हो, क्योंकि इंडिया को फाइनली सर्टिफिकेट दे दिया गया है बाय WHO कि इंडिया ने पूरी तरह से त्रोचमा को एलिमिनेट कर दिया है इंडिया से। अभी इसके कोई भी केस इंडिया में नहीं आते हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है त्रोचमेटिस, ठीक है, जिसकी वजह से फैलता है। अब नहीं फैल रहा है क्योंकि इसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो बेसिकली ये आंखों का इन्फेक्शन होता है, एक तरह से आप ये मान के चलिए, ठीक है, आंखों का इन्फेक्शन होता है। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आंखों से, नाक से, थ्रोट से एंट्री करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, जब एक बॉडी में एंट्री हो जाती है तो फिर हमारी नाक मतलब सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा बेसिकली, तो आंखों से पानी आना, ईचिंग होना वो कर देता है। और अगर बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है भाई, इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, हमारे कोरोना को इम्पैक्ट कर सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। और इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और साउथ एशिया के अंदर थर्ड कंट्री बन चुका है जहां से त्रोचमा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बेसिकली मतलब अगर आप हाइजीन का ध्यान रखते हो, हैंड वॉश करते हो, क्लीन वाटर का यूज़ करते हो, तो उन सब चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हो तो आप इससे बच सकते हो। उस कॉन्टेक्स्ट में अपने याद रखना है बस। ये बस आपने याद रखना है कि त्रोचमा क्या है, एक बैक्टीरिया बेस्ड डिसीज हुआ करता था, नाउ इट डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है। चलिए, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो बेसिकली जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार के अंदर, वो हो चुका है भाई, ओवर क्राउडेड हो चुका है, वहां पे वाइल्ड लाइफ ज्यादा हो गई है। तो उस वाइल्ड लाइफ को, उस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए एक और सेकंड टाइगर रिजर्व हम लोग बनाएंगे जिसका नाम है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको अभी टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जो एक्सेसिव लोड हो गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, वो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग उसको कम कर सकते हैं। तो ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, तो बेसिकली नाम ही इसका कैमूर है, तो कैमूर रेंज जो है वहां पे ये पड़ती है। 1979 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई सोल फॉरेस्ट, बोसवेलिया फॉरेस्ट। बोसवेलिया बेसिकली एक तरह का पेड़ होता है, जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। और हिस्टोरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, कई सारे किंगडम्स थे जो यहाँ पे एग्जिस्ट थे, हुआ करते थे एक ज़माने में। तो वहाँ पे आपको रोहतासगढ़ फोर्ट मिलेगा, शेरगढ़ फोर्ट वगैरह आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मेगालिथ आपको देखने को मिले। मेगालिथ बेसिकली एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है, एक रॉक का, ठीक है, मेगालिथ स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं। और कई तरीके सेरेमनीज में इसको यूज़ किया जाता था। रॉक पेंटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं बहुत पुरानी पुरानी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आपने इसको याद रखना है। कई इंपॉर्टेंट वाटरफॉल भी छोटे या बड़े आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये नाम जो है वाटरफॉल्स के यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ डैम्स यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे अनुपम डैम, करमचत डैम, कोहिरा डैम, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। टाइगर, वाइल्ड बोर्स, पेंगोलिन्स, बेयर, सांबर डियर, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी रिच है बेसिकली। लेकिन अभी तक इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन अब इसको टाइगर रिजर्व हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है। चलिए, लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक। देखिए, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, जो 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 हमारा जो फास्ट फूड है बेसिकली, ठीक है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड होता है, चाउमीन खा रहे हो आप, बर्गर खा रहे हो, टिक्की खा रहे हो, फ्राइड चिकन खा रहे हो, फ्राइड फूड खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो जो फ्राइड होते हैं, ये सारे हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं। ये हमें सबको पहले से पता है। लेकिन अब जब रिसर्च ये चीज़ें बोल देती है ना, तो थोड़ा सा हमें और विश्वास हो जाता है कि अच्छा यार ये तो है। तो एक नई रिसर्च ये कहती है कि ये जो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट होते हैं, जिसे हम लोग AGE बोलते हैं, ये डायबिटीज़ के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। डायबिटीज़ करते हैं बेसिकली हम लोगों को। और इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडिया में डायबिटीज़ से भैया इंपेक्टेड हैं। इस और डायबिटीज़ ना एक जेनेटिक डिसीज़ नहीं है,
डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसीज है। आप कैसे खाते हो, आपका ईटिंग पैटर्न क्या है, स्लीपिंग पैटर्न क्या है, आप कितना वर्कआउट करते हो, बॉडी मूवमेंट कितनी करते हो, इन सब चीज़ों को भी डिपेंड करता है भाई आपका डायबिटीज़। सबसे बड़ी बात यहाँ पे फूड है। तो जो ग्लाइकेशन की वजह से हमें होता है, तो ग्लाइकेशन मतलब क्या होता है कि जब हाई शुगर फूड, सोल्टी फूड, प्रोटीन के साथ और लिपिड के साथ, फैट के साथ मिक्स होता है ना जब हाई टेम्परेचर पे, तब ये ग्लाइकेशन होता है। और आपने देखा ही होगा जो हम लोग टिक्की खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, फ्राइड फिंगर फ्राइड वो सब खाते हैं, ये हाई टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। इनके अंदर फैट होता है, बहुत शुगर होता है, सोल्ट होता है, लिपिड्स होते हैं। जब ये आपस में मिक्स होते हैं ना हाई टेम्परेचर पे, कचरा कर देते हैं, इसलिए इसका नाम ही जंक फूड है। जंक मतलब कचरा। और जब हम लोग खाते हैं इसको अपनी बॉडी में, तो डाइटरी इनटेक इतना ज़्यादा हो जाता है, ग्रिलिंग करने से, फ्राई करने से हमें डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये पहले नहीं पता था, ये चीज़ें हमें पहले से पता है, लेकिन रिसर्च ने कहा है तो चलो ठीक है, थोड़ा मान लेते हैं। अब क्या क्या, अगर आपको ठीक होना है भाई, अगर आप चाहते हो कि आपको डायबिटीज़ ना हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोगों को अपनाना पड़ेगा। घर का फूड खाइए, ऑर्गेनिक फूड खाने की कोशिश करिए जितना हो सकता है। मार्केट में कम से कम जाइए, मतलब आप मार्केट में ऐसा जाना ही बंद कर दिए जहाँ पे इस तरह की फास्ट फूड की चीज़ें होती है। कभी ठीक है, महीने 2 महीने में कुछ टेस्ट करने के लिए आपने खा लिया, लेकिन जो वो वाले वो बच्चे होते हैं ना जो डेली भाई यहाँ शाम को जाके मुझे तो बर्गर खाना ही है, मुझे तो टिक्की खानी है, वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब तक आप थोड़े यंग होते हो तो ये आपकी बॉडी सपोर्ट करती है ना, आप इम्यून सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक रहता है। लेकिन जब जैसे थोड़े से एज में जाते हो तब आपको इनका इम्पैक्ट ज़्यादा नजर आता है। तो पिछले 15 20 25 सालों में आपने जो भी खाया है ना वो आपको एकदम से नजर आएगा, और एकदम से इतनी बीमारियां नजर आने लगेंगी अपनी बॉडी में। आपको लगेगा अरे यार पिछले हफ्ते तो मैं बिल्कुल ठीक था, अब मुझे ये कैसे हो गया, मैं तो बहुत हेल्दी हुआ करता था। लेकिन नहीं, आपकी बॉडी के पास एक पूरा फुटप्रिंट होता है, आपने पिछले 10 साल से क्या खा रहे हो भैया, आपका लाइफ क्या है। जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन जाता है, वो तुरंत टेक ओवर कर लेता है, जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, हड्डियों की बीमारियां, वो सब आपको एकदम से नजर आने लगती हैं। तो आज ही अपनी फूड हैबिट को थोड़ा सा ठीक करें। कभी कभी 2 4 महीने में खा लिया तो ठीक है, अदरवाइज डेली जो फूड हैबिट है वो थोड़ा सा अपने को इंप्रूव करने की जरूरत है, ये रिसर्च भी कर रही है। तो आज इस आर्टिकल में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।